आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। रीता जी नमस्कार। नमस्ते अनीता जी। रीता जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूंगी बहुत बहुत कि आपकी एक व्यंग रचना को विश्व हिंदी सेक्रेटरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपको द्वितीय पुरस्कार मिला है, तो बहुत ही गर्व की बात भी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। मैंने तो बस जरा कोशिश की थी व्यंग विधा में और हाथ आजमाने की, और वो वक्त था, किस्मत थी कि मुझे मिला है पुरस्कार। उसमें आप सबकी शुभकामनाएं हैं ये तो मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगा। आपने कहा कि व्यंग विधा में आपने हाथ आजमाने की कोशिश की और फिर आपको पुरस्कार भी मिलता है, तो मैं उससे यही समझूंगी कि इस विधा की तरफ आपका झुकाव तो रहा होगा। अनीता जी, मैं अपने आप को लेखन के लिए फोर्स नहीं करती हूँ। मैं कलम घिसने में विश्वास नहीं करती, कलम चलाने में विश्वास करती हूँ। तो जब मुझे कोई बहुत अच्छा कुछ लगता है मैं तभी लिखती हूँ। मैं अपनी रचनाओं का नंबर नहीं बढ़ाना चाहती, मैं उनकी गुणवत्ता को रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्वालिटी के लिए मुझे जाना जाए, क्वांटिटी के लिए नहीं। तो यह कोशिश है मेरी छोटी सी, और मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी साहित्य को थोड़ा बहुत समझने की। तो यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि किसी एक खास विधा की तरफ आपका झुकाव है या आप हर विधा में आपका हस्तक्षेप है, कहूँ तो? साहित्य से मेरे को लगाव जहाँ से मैंने होश संभाला मुझे तभी से है। किताबें पढ़ने वढ़ने का मुझे काफी शौक था, और कुछ तुकबंदियां सी मैं बहुत अर्ली एज पर, जैसे कि आई थिंक मैं 5वीं 6वीं में पढ़ती होंगी, तब से मैं इस दिशा में कोशिश कर रही थी। मगर असली चीजें हुई वो थोड़ा बाद में जाके हुई, और शुरुआत मैंने कविताओं से की, फिर मैंने कहानियां लिखी, कहानियों के बाद मैंने लघु कथाएं लिख ली, फिर मैंने बाल कहानियां भी लिखी हैं, और व्यंग आपको पता ही है, व्यंग भी कुछ सामने आए हैं। मुझे जो भी एक श्रेष्ठ व्यंग्यकारों का संकलन निकला है, राजेश कुमार जी ने निकाला है भारत से, तो उसमें भी स्थान मिला है। अभी वैश्विक व्यंग्यकारों का, प्रवासियों का निकलने वाला है, उसमें भी मेरी 2 रचनाएं गई हैं, व्यंग रचनाएं। क्या बात है। तो कुछ काफी विधाओं पर मैंने करा है काम, कोशिश की है। देखिए आगे यात्रा कहाँ जाती है। जी, लेकिन अगर साहित्य की विधाओं की बात करते हुए आपके अपने, क्योंकि आपने पढ़ा भी बहुत है, तो कोई ऐसे नाम हैं जिनसे आप अलग-अलग तरह से प्रभावित होती रहीं? जी, ऐसे तो नामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। मुझे नासिरा शर्मा जी का साहित्य बहुत पसंद है। मुझे मृदुला गर्ग जी का साहित्य बहुत पसंद है, मनीषा कुलश्रेष्ठ का साहित्य बहुत पसंद है। मगर जो मेरे आदर्श हैं वो हमारी शिक्षा मंत्री जी रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आजकल मैं उनका साहित्य बहुत सारा पढ़ रही हूँ। आजकल फोकस उन्हीं पर है, उनके कहानी संकलन और उपन्यास में पढ़ रही हूँ। अभी मैंने उनके 3 उपन्यास फिनिश किए, पल्लवी, निशांत, और एक का मुझे भी शीर्षक याद नहीं आ रहा। अभी मैंने 3 खत्म किए हैं उनके उपन्यास। तो वो मेरे आदर्श हैं। अगर आदर्श की बात करती हैं जी, तो उनके उन उपन्यासों में आपको क्या बात ऐसी लगी कि जो आपके लिए एक आदर्श बन गया? उनका तो पूरा जीवन ही आदर्श है। जहाँ से उन्होंने शुरुआत की और जिस शीर्ष पर वो पहुंचे, जो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कार्य निष्ठा, जो उनके गुण हैं, वो तो पूरा ही आदर्श है। व्यक्तित्व अलग बात है रीता जी। व्यक्तित्व की बात ना करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी कि उनकी रचनाओं में ऐसा क्या अलग से आपको दिखा जो आप ये आदर्श हैं? एक तो जमीन से जुड़ा हुआ साहित्य है वो, कहीं ना कहीं वो लगता है कि सच है उसमें काफी हद तक।
उनके इसमें साहित्य में पहाड़ तो सभी जगह होते हैं, जी, प्रकृति जी, की जी। सुंदरता, पहाड़ वो वहाँ से हाँ, हाँ। आए हैं, जी, वो हर साहित्यकार के साथ होता है। जी। और पता नहीं क्यों उनकी कहानियों में, उपन्यास में एक सेना का जो विवरण होता है वो ज़रूर होता है, भारतीय सेना का। जी। इसका मुझे नहीं पता कि उनका क्या संबंध है, वो कैसे वो हर एक में किसी कर्नल की बात होगी, हुँ, कुछ हुँ। न कुछ वहाँ पे इस तरह से ज़रूर होता है। जी। और साहित्य में उनका ऐसी भाषा, दुरूह भाषा का प्रयोग नहीं है, सरल हाँ, हाँ। भाषा है, जी। छोटे-छोटे उनके वाक्य संरचना है, तो वो उसे थोड़े कम पढ़े-लिखे लोग भी हों, वो भी अच्छे से समझ सकते हैं, और बड़े ही अलग-अलग जी। ढंग का साहित्य। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डी.लिट और पीएचडी हो, हुँ, उनको हुँ। ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति का साहित्य है, वो उसे आसानी से समझ सकता है और जी। बहुत कुछ उसमें ग्रहण करने योग्य होता है। वो समाज को एक संदेश देती हैं, उनकी कहानियाँ और हुँ। उपन्यास, जी। एक आदर्श समाज की उसमें परिकल्पना होती है। ये सब मुझे उसमें अच्छा लगता है। जी, लगा कलवी कि उपन्यास तो जी। उनका खत्म करने के बाद वो उपन्यास मेरे ख्याल से वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाला है। हुँ, हुँ। वो एक बार पढ़ने के बाद वो मस्तिष्क में एक खाँचे में रह जाता है, वो जी, अपना जी। इतना प्रबल उपन्यास है वो। कई उपन्यास, कई विधाएँ ऐसी होती हैं, आपको अंदर तक प्रभावित इस तरह से कर जाती है कि आप हर पल उससे जुड़े रहते हैं और वो जो जी, उनके किरदार हैं, उनके जो चरित्र हैं, एक तरह से आपके साथ-साथ चलते हैं। साथ-साथ रहने लगते हैं। जी, आपको लगता है कि इसे तो सीखने सहेजने के लिए है ये जी, बातें तो, बिल्कुल। ये। और तभी तो ये साहित्य जीवित है। हुँ, साहित्य में कुछ संदेश होना चाहिए, जी। सामाजिक संदेश, हुँ, क्योंकि कहते हैं कि साहित्य जो होता है समाज का आईना होता है, तो जी। वो आईना होना चाहिए और कुछ उसमें दिशा भी होनी चाहिए भावी पीढ़ी बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। भविष्य थोड़ा सुनहरा दिखता है अगर आईना वर्तमान का दिखता रहे। जो भी जी, किताब हम पढ़ते हैं वो कहीं न कहीं कुछ तो अपनी प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे छोड़ देती है। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। दिशा देने वाला लेखन आसान नहीं होता, मगर आजकल ये लाइक और कमेंट का व्यापार जैसा बन गया है, सस्ती वाहवाही का, तो जी। वो थोड़ा साहित्य को उसमें थोड़ा-सा लुब्धि साहित्य आने लगा है। और इसीलिए ये आवश्यक है कि इस तरह का लेखन यानी व्यंग्य विधा जो है वो सामने आए, जो कि आपको आईना दिखाती है और सच्चाई से परिचित भी कराती है। जी, मीठी छुरी जैसा काम करती है। जो बात सीधे नहीं की जा सकती जी। और किसी को बुरा भी ना लगे, और वो एक एक अच्छा तरीका है कहने का, मीठा तरीका है कड़वी बात को कहने का, है ना? बिल्कुल। कुनीन की गोली खिलाना है, आई थिंक उसमें लपेट के चॉकलेट में। बिल्कुल। तो रीता जी, हमारे सुनने वालों के लिए आप अपनी व्यंग्य रचना कौन-सी सुनाना चाहेंगी? कहानी होगी या कोई कविता आप सुनाना चाहेंगी? जी, गद्य शैली में लिखा हुआ व्यंग्य तो मेरे ख्याल से सुनाने के लिहाज से थोड़ा लंबा हो जाएगा, जी। इसलिए मैं काव्य शैली में सुना देती हूँ एक व्यंग्य रचना आपको। हाँ, हाँ। इसका शीर्षक है ईश्वर व्यथा। कहते क्या होता है कि हम ईश्वर के पास अपनी डिमांड्स लेके जाते रहते हैं, हुँ। उनकी भी कोई व्यथा होगी वो तो हमें सोचनी ही नहीं। तो इसमें मैंने वही बात कहने की कोशिश की है कि ईश्वर की क्या व्यथा हो सकती है। जी। तो ईश्वर कहते हैं, मुझको तो अपना मंदिर सरकारी दफ्तर लगता है, हर वक्त घूस मुझको देने को आतुर लगता है, मनौती मना के कामनाओं की सूची मुझे थमाता है, श्रद्धा का कहीं अंश नहीं स्वार्थवश दौड़ा आता है, पुत्र कामना धन कामना कोई ऊंचे ओहदे को मरता है, बदले में थोड़े से रुपये मुझको अर्पित करता है, कैसे सुन लूं मैं उनकी जो मेरे बंदों को लत्याते हैं, कैसे सुन लूं मैं उनकी जो मेरे बंदों को लत्याते हैं, दुत्कार निर्बल भूखे को मंदिर की सीढ़ी चढ़ आते हैं, जब दीनहीन के हाल को कर्मों का फल बताते हैं, अपने दुष्कर्मों का लेखा जोखा का धराते हैं, गंगा में डुबकी लेकर स्वयं को संत बनाना चाहते हैं, गंगा में डुबकी लेकर स्वयं को संत बनाना चाहते हैं, क्या वे स्वयं किसी पापी के पाप क्षमा कर पाते हैं, यही पाखंडी तो मंदिर को
यही पाखंडी तो मंदिर को सरकारी दफ्तर बनाते हैं, फल फूल का घूस थमा मुझको मूर्ख बनाना चाहते हैं। मुझको तो अपना मंदिर सरकारी दफ्तर लगता है, हर भक्त घूस मुझको देने को आतुर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है रीता जी, बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने वो बात कह दी जो शायद हम सब महसूस करते हैं लेकिन शायद कभी कह नहीं पाते ठीक से। शायद जी, किसी न किसी स्टेज पे हम सभी महसूस करते हैं ये बिल्कुल, सब। बिल्कुल, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट लेकर हम जाते हैं लेकिन ये तो कभी हाँ। सोचते नहीं है ना कि भगवान जी का क्या होगा। बहुत अच्छा लगा रीता जी आपके साथ बात करके, आपकी रचना को सुनकर। बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत मुबारक भी। आपको धन्यवाद अनीता जी, आपको SBS हिंदी रेडियो को हार्दिक धन्यवाद मुझे आज बुलाने के लिए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।